हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ आशीष श्रीवास्तव और आज हम स्टोरी ऑफ विलेन पालनपुर इकोनॉमिक क्लास 9 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने प्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है, प्लस ह्यूमन कैपिटल। ठीक है ना। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, इस चैप्टर में हम उसके आगे के पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पूरे चैप्टर को हम लोग क्या कर लें, खत्म कर दें। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग विलेज ऑफ पालनपुर के बारे में बात कर रहे थे, विलेज के बारे में बात कर रहे थे, प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे, विलेज। तो आइए बात करते हैं विलेज के बारे में। तो विलेज में ऑक्यूपेशन का सबसे इजी वे क्या है भाई? नॉर्मल सी बात है, ऑक्यूपेशन के ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। और वही विलेज पालनपुर में भी था, फार्मिंग होती थी। क्या होती थी? फार्मिंग, किसानी होती थी। ठीक ना। फार्मर की एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम क्या था? आपका फार्मिंग है कि नहीं है? तो यहां से क्वेश्चन एक बनता है कि 3 वेज बताइए जिससे हम क्या कर सकते हैं, फार्मर की प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब विलेज पालनपुर पढ़ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, विलेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो विलेजेस में इनकम ऑफ सोर्स क्या होता है? विलेजेस में इनकम ऑफ सोर्स मोस्ट ऑफ द फार्मिंग होती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कहेंगे हम लोग, फार्मिंग। ये क्या है? इनकम ऑफ सोर्स है विलेजेस की, सबको पता है। तो क्या कोई ऐसे वेज हैं जिससे फार्मर्स की इनकम को क्या कर सकते हैं लोग, इंक्रीज कर सकते हैं? तो आइए उन वेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे कौन कौन से वेज है जिससे हम फार्मर की इनकम को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं? आइए उनके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो पहले वेज की हम लोग बात करें तो क्या है, फार्मिंग ऑन मोर लैंड। तो नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे कि कैसे फार्मर की इनकम को इंक्रीज करना है, तो आप बोल दो सर उनको और ज्यादा लैंड दे देते हैं। हम लोग क्या देते हैं सर, उनको और ज्यादा लैंड दे देते हैं, जिससे और ज्यादा लैंड पे वो क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे। तो और ज्यादा लैंड पे फार्मिंग करेंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो उनकी इनकम क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन बच्चा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हमारे पास अब लैंड धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड कम हो रहे हैं। तो ये अगर पॉइंट आज से 20-25-30 साल पहले कही जाती, 50 साल पहले कही जाती तो ठीक था। लेकिन नाउ एंड डे ये जो मेथड है, ठीक है ना, फार्मर की इनकम इंक्रीज करने का, इस समय इस मॉडर्न टाइम में क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरे बारे में बात करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। हाँ सर, ये अच्छा आइडिया है कि क्या करें, मल्टीपल क्रॉपिंग करें। ठीक ना। विद इन अ ईयर, एक साल में 2 और 3 और मोर देन 2-3 क्या करें, क्रॉप्स का क्या करें, प्रोडक्शन करें अपने एग्रीकल्चर फील्ड में। तो मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। ये क्या आपका एक मेथड हो सकता है फार्मर की इनकम को डबल करने का। एक साल में 3-4 क्रॉप्स क्या करें, प्रोडक्शन करें। तो 3-4 क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे तो 3-4 क्रॉप्स के क्या होंगे, बेनिफिट्स होंगे। इस तरह नॉर्मली हम लोग फार्मर्स को देखते हैं कि सिर्फ दो या तीन क्रॉप्स विद इन ईयर करते हैं वो। ठीक है ना, एक वीट का, एक राइस का। तो उनको क्या करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए कि क्या कर सके वो मोर देन 2 और 3 मल्टीपल क्रॉपिंग कर सके एक साथ, 3 और मोर देन 3 क्या कर सके, क्रॉप्स को विद इन 1 ईयर क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। या फिर मिक्स क्रॉपिंग की उनको क्या करनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे उनका क्या हो सकेगा, इनकम इंक्रीज हो सकेगा। ठीक है, और क्या है, यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना। मॉडर्न फार्मिंग मेथड तो नॉर्मल हम लोग यूज कर रहे हैं। 1916 में आपका क्या आया था, आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद से हम किसका यूज कर रहे हैं, HYV सीड्स का यूज कर रहे हैं, हाईली यील्ड वैरायटी सीड्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन हमारी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। मोस्टली इसका यूज हम लोग देखेंगे ना तो हरियाणा, ठीक ना, और उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा यूज किया गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ भी था, किसके लिए भाई, वीट एंड राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो हम लोग देखते हैं हरियाणा और यूपी वीट और राइस में क्या है, बहुत ज्यादा आगे हैं। ठीक है ना। राइस प्रोडक्शन के लिए 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो ठीक है, उसका हम लोगों ने यूज किया। मॉडर्न फार्मिंग मेथड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने यूज किया, मॉडर्न सीड्स का यूज किया, और हमारे प्रोडक्शन क्या हुए, बड़े हैं। ठीक है, इनकम बढ़ा किसानों का। ठीक है, और क्या हुआ सर, और क्या कर सकते हैं, यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स। मॉडर्न मशीन्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर, टाली, मॉडर्न इरिगेशन की फैसिलिटी जैसे ट्यूबवेल। ठीक है ना, इन सब का भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कुछ अच्छी कुछ बुरी बातों के बारे में हम लोग जान लें। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है ना, इसके बेनिफिट्स क्या है और इसके लॉसेस क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो 1916 में भारत में लाया गया था ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है ना। एम क्या था इसका,
इसका एम था जो फूड प्रोडक्ट्स है मेनली जो फूड क्रॉप्स है मेनली कौन कौन से, व्हीट और राइस, उनके प्रोडक्शन को क्या करना, बढ़ाना, व्हीट और राइस के प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू भारत में क्या है, HYV सीड्स हैं, हाईली यील्ड वैरायटी सीड्स हैं भारत में, जो ऑर्डिनरी सीडों से क्या करती थी, ज्यादा प्रोडक्शन देती थी, जो ट्रेडिशनल सीडों से क्या करती थी, ज्यादा प्रोडक्शन देती थी, जिनको हम क्या बोलते हैं HYV सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स थी, हाईली यील्ड वैरायटी सीड्स थी, जिनको क्या किया गया, लाया गया भारत में। और इससे हम लोग देखेंगे पंजाब, ठीक है ना, हरियाणा और यूपी, इन राज्यों में क्या हुआ, बहुत ज्यादा HYV सीड का क्या हुआ, यूज हुआ। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या हो गए, सेल्फ डिपेंड हो गए, आत्मनिर्भर हो गए आने वाले कुछ सालों में, किस पे, राइस और व्हीट पे, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का ये इफेक्ट पड़ा कि फार्मर्स की इनकम क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ गई, किससे, ग्रीन रेवोल्यूशन से, ठीक है ना। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के कुछ फायदे तो थे, प्लस ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया तो अपने साथ साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी लाया, क्या आया, कुछ उसकी फ्लॉजेस भी थी, कुछ उसकी कमियां भी थी, आइए उनके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो कुछ ड्रॉबैक्स भी थे किसके, ग्रीन रेवोल्यूशन के, ठीक है ना, बैड साइड थे कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन के, क्या थे सर, कि जो HYV सीड्स थे ना, इनको नीड थी मोर वाटर, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर की, ठीक है ना। जो ट्रेडिशनल सीड्स थे ना, उसके अकॉर्डिंग इनको क्या चाहिए था, ज्यादा पानी, ज्यादा कीटनाशक और ज्यादा उर्वरक की इनको क्या थी, जरूरत थी, ठीक ना। ये नॉर्मल सीड्स की तरह नॉर्मल वाटर, नॉर्मल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर पे नहीं, इनको अमाउंट में क्या चाहिए था, ज्यादा वाटर, ज्यादा पेस्टिसाइड और ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए था। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ा, तो जब हम लोगों ने ज्यादा पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डालना शुरू कर दिया ना, तो इससे नुकसान क्या हुआ ना, जो हमारी जो सॉइल थी ना, उसकी फर्टिलिटी क्या होने लगी, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी, ठीक है ना। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या होने लगी, कम होने लगी, प्लस वाटर ज्यादा चाहिए था। तो नॉर्मल हमारे यहाँ ट्रेडिशनल फ्लड इरिगेशन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल से क्या करते हैं, पानी को क्या करते हैं, खेतों में छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं फ्लड इरिगेशन। तो फ्लड इरिगेशन नॉर्मल हम लोग यहाँ होता है, तो उससे क्या होता है ना, जो ट्यूबवेल था, ट्यूबवेल कौन सा पानी लेता है, आपका अंडरग्राउंड वाटर लेता है। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारे जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल था वो क्या होने लगा, कम होने लगा, क्योंकि इनको ज्यादा वाटर चाहिए, तो ट्यूबवेल से हम ज्यादा पानी देंगे, ज्यादा पानी देंगे तो जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है हमारा क्या चला जाएगा, धीरे धीरे नीचे चलता जाएगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हम लोग को देखने को मिले किससे, ग्रीन रेवोल्यूशन से, ठीक है। तो आइए आगे बात करते हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे फार्मर्स के, ठीक है ना, विलेज पालनपुर में फार्मर्स की ही बात कर रहे थे। तो आइए कुछ टाइप्स ऑफ फार्मर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, कुछ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उनके जानते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल फार्मर्स की बात करें तो मेनली हम लोग देखते हैं 4 टाइप्स के फार्मर हम लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं आपके लैंडलेस फार्मर, जिनके पास किसी तरह का कोई लैंड नहीं होता है। एक होते हैं स्मॉल फार्मर, जिनके पास बहुत छोटे छोटे लैंड होते हैं। एक होते हैं मीडियम फार्मर, ठीक है ना। और चौथे कौन होते हैं आपके, बिग फार्मर, या फिर हम लोग कह सकते हैं लार्ज फार्मर, ठीक है। तो इसी तरह लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे यहाँ है, ठीक है ना। जो बिग फार्मर्स हैं इनके पास ज्यादा लैंड है, मीडियम फार्मर के पास इनके पास कम, स्मॉल फार्मर के पास और छोटा सा, और लैंडलेस फार्मर के पास तो किसी तरह का कोई लैंड ही नहीं है, किसी तरह का कोई लैंड नहीं है, ठीक है ना। तो होता क्या है ना बच्चा, होता क्या है कि स्मॉल फार्मर के पास इतना छोटे छोटे लैंड है ना, कि ये लोग इतना भी क्रॉप प्रोडक्शन नहीं कर पाते कि अपना गुजर बसर कर सके, अपने घर वालों का पेट पाल सके। तो बिकॉज ऑफ दैट ये क्या करते हैं ना, बड़े बड़े बिग फार्मर्स के पास क्या करते हैं, फील्ड में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। लैंडलेस फार्मर भी ये काम करते हैं, बिग फार्मर के क्या करते हैं, फार्मिंग में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है ना। जो मीडियम फार्मर है इनके पास सफिशिएंट जमीन होता है, ये अपने लिए क्रॉप प्रोडक्शन कर लेते हैं, तो इनको हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है ना। तो लैंडलेस फार्मर, स्मॉल फार्मर क्या करते हैं, बिग फार्मर में के लैंड में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है ना। प्लस उसके बाद उनको टैक्स देते हैं, बाकी बटैया वटैया आप लोग सब जानते ही होंगे, सब सिस्टम चलता है आपका, ठीक है ना। तो ये लैंडलेस फार्मर और स्मॉल फार्मर क्या करते हैं, बिग फार्मर ये काम करते हैं अपने नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने फूड नीड को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए, ठीक है। अच्छा बात करते हैं ये फार्मर जो है ना, इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। एग्रीकल्चर अगर करना है फार्मर्स को, तो इन फार्मर्स के पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो पहले क्या होता था ना, पहले पैसे कहाँ से आते थे भाई, पहले जो स्मॉल फार्मर है कहाँ चले जाते थे, इन बिग फार्मर्स के पास क्या जाते थे, पैसे लेने के लिए चले जाते थे, क्योंकि ये उतना सफिशिएंट अमाउंट में क्रॉप प्रोडक्शन कर ही नहीं पाते थे कि क्या कर सके, कुछ सेल करके सरप्लस बचा के क्या कर सके, अपने पास कुछ अमाउंट सेव कर सके नेक्स्ट क्रॉप के लिए, नेक्स्ट फसल के लिए। ऐसा कुछ हो नहीं पाता था, बिकॉज ऑफ दैट इनको क्या करना पड़ता था, बिग फार्मर से क्या करना पड़ता था, पैसे लेने पड़ते थे। लेकिन नाउ इंडिया अब क्या हो गया है, इनके लिए भी क्या बन गया है, बैंक्स बन गए, क्या बन गया है, बैंक्स बन गए, जो इनको क्या करते हैं, लोन देते हैं। प्लस गवर्नमेंट ने भी फार्मर्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज
अप्लाई कर दिए, ठीक है ना। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खोले हैं जो क्या कर सकते हैं, फार्मर को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं केवीके, किसान विज्ञान केंद्र, ठीक है ना। ये क्या करता है भाई, ये किसानों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, प्लस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराता है, सब कुछ क्या करता है आपका केवीके प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एक है आत्मा, ठीक है, ये भी केवीके चल रही है, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, किसानों को इंफॉर्मेशन प्लस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है। बट केवीके क्या है ना, सिर्फ गवर्नमेंट टेक को क्या करती है, फार्मर तक प्रोवाइड कराती है, और आत्मा क्या करती है, प्राइवेट जो टेक है ना उनको भी क्या करती है, फार्मर तक प्रोवाइड कराती है। प्लस गवर्नमेंट ने क्या किया है, मॉडल शॉप्स खोल दिए हैं जगह जगह किसानों के लिए, जहां से वो क्या कर सकते हैं, अपनी जरूरत की एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या करते हैं, चीजों को खरीद सकते हैं। जैसे उनको ट्रैक्टर की जरूरत है तो वो क्या कर सकते हैं, उस मॉडल शॉप से ट्रैक्टर को अपने लिए रेंट पे खरीद सकते हैं, ठीक ना, रेंट पे ले सकते हैं। चाहे फिर कुछ भी चीज की, कोई भी मशीनरीज की जरूरत हो वो क्या कर सकते हैं, मॉडल शॉप से उन चीजों को क्या कर सकते हैं, रेंट पे खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई हुई है फार्मर्स के लिए, सारे फार्मर्स के लिए है, ना कि स्मॉल नहीं, बिग फार्मर्स के लिए भी है, ठीक है। बिग फार्मर्स की बात करें, इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं सर, ये पैसे तो इनके पास तो लैंड बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करते हैं ना, जो अमाउंट होता है सरप्लस अमाउंट, जो भी क्रॉप प्रोडक्ट होते हैं ना, जो अपनी नीड्स के लिए रखने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, सरप्लस जो क्रॉप्स होते हैं उनको बेच के अगले क्रॉप्स के लिए कुछ पैसे को क्या करते हैं, कलेक्ट करके रख लेते हैं। तो इनको नॉर्मली बैंक की जरूरत नहीं पड़ती है पैसों के लिए, या फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ स्मॉल फार्मर्स को पड़ती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब विलेज पालमपुर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहीं पे देखते हैं, वहां भी ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब एक चीज और जानना है कि आप फार्मिंग के अलावा और भी कुछ एक्टिविटीज हैं क्या, फार्मिंग के अलावा और भी कोई एक्टिविटीज हैं जो गांव में की जाती हैं, ठीक है, किसके लिए, ऑक्यूपेशन के लिए। तो आइए देखते हैं कुछ और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में जो गांव में एज ए ऑक्यूपेशन क्या की जा रही है, की जाती है, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है जिनके बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है बच्चा। कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है सर, ये भी बता दीजिए। देखो गांव में एग्रीकल्चर के अलावा भी कुछ ऐसी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं जो क्या होती है, ऑक्यूपेशन का एक जरिया है, किसके लिए, गांव के लोगों के लिए। जिसमें हम लोग देखते हैं डेयरी, डेयरी के बारे में जानते हैं, जहां से दूध उत्पादन होता है, ठीक है ना, डेयरी है। अच्छा आपको पता है जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया था ना, उसी तरह व्हाइट रेवोल्यूशन आया था, या फिर हम लोग कह सकते हैं फ्लड रेवोल्यूशन, फ्लड कर लीजिए या व्हाइट कर लीजिए, किसके लिए आया था, मिल्क प्रोडक्शन के लिए आया था, ठीक है। तो फ्लड इरिगेशन चाहे हम लोग व्हाइट इरिगेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था। तो डेयरी है, ठीक है ना, दूध क्या कर सकते हैं लोग, प्रोड्यूस करके बेच सकते हैं लोग, ठीक ना, गांव में, किसके लिए, ऑक्यूपेशन के लिए। प्लस कुछ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, छोटे छोटे फैक्ट्रीज हो सकती हैं गांव में, ठीक है ना, फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री, या फिर बहुत सारे ऐसे जो स्मॉल इन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, जैसे कि प्लास्टिक के प्लेट्स का बनाने की फैक्ट्री अक्सर हम लोग को गांव में देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। प्लस कुछ शॉप कीपरिंग होती है, ठीक है ना, कुछ दुकानें होती हैं जिसमें छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, क्या करते हैं, शहरों से सामान लाके गांव में छोटा मोटा दुकान खोल के क्या करते हैं, उनको सेल करते हैं। ये भी क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है। प्लस चौथा क्या है, ट्रांसपोर्ट मतलब कुछ लोग के पास ट्रैक्टर है, टेम्पो है, वो भी क्या करते हैं, उनको चला के क्या करते हैं, अपने ऑक्यूपेशन, अपना रोजगार, उनका क्या है, ट्रैक्टर है और टाली है, उनको चला के वो क्या करते हैं, अपनी रोजगार को पूरा कर, डेली नीड्स को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक ना। तो विलेज पालमपुर में फिलहाल हम लोग को इतना ही पढ़ना था, चैप्टर आपका नॉर्मल खत्म हो गया है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने नॉर्मली क्या क्या पढ़ा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिया, फार्मर की इनकम कैसे इंक्रीज करे इसके बारे में जान लिया, ग्रीन रेवोल्यूशन जान लिया, ठीक है, प्लस टाइप्स ऑफ फार्मर जान लिया, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन जान लिया, मनी कहाँ से पाते हैं ये जान लिया, प्लस हम लोगों ने जान लिया नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है ना, जो विलेज किसी भी विलेज में होती है, विलेज पालमपुर की बात करें चाहे किसी भी विलेज में, ठीक है। तो फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही है, इस चैप्टर को हम लोग यही फिनिश करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नए जोश के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।